शर्मा परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इतनी अचानक बदल जाएगी। अरुण शर्मा, जो एक संघर्षरत सेल्समैन था, और उसकी पत्नी प्रिया, जो एक स्कूल टीचर थी, दिल्ली के छोटे से अपार्टमेंट में मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब अरुण के दादा का देहांत हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनकी विशाल हवेली और भारी दौलत विरासत में मिली। यह मानो एक वरदान था। यह एक नई शुरुआत है, प्रिया ने कहा अपनी 5 साल की बेटी निशा को बाहों में भरते हुए, जब वे पहली बार हवेली के सामने खड़े थे। हवेली बेहद पुरानी थी, मोटे लकड़ी के दरवाजे, बारीक नक्काशी और एक अजीब सन्नाटा जो उसे घेरे हुए था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अरुण के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। घर के अंदर किताबों की गंध थी, जलते हुए अगरबत्ती की महक थी, और उसके साथ एक हल्की सी लोहे जैसी गंध भी। अरुण को अपनी दादी की एक बात याद आई, रात को तीसरी मंजिल पर मत जाना। तब उसने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया था। लेकिन अब इस हवेली के अंदर कुछ अजीब था। शुरुआती कुछ दिन सामान्य बीते। परिवार नए जीवन का आनंद लेने लगा। लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में प्रिया अक्सर किसी के फुसफुसाने की आवाज से जाग जाती। पहले उसने सोचा कि यह हवा होगी, लेकिन फिर उसने सुना कि कोई उसका नाम ले रहा था, प्रिया। एक शाम अरुण जब अटारी में पुराना सामान देख रहा था तो उसे एक संदूक में उसके दादा के लिखे कुछ पत्र मिले। आखिरी पत्र ने उसकी रूह कंपा दी। यह घर सिर्फ हमारा नहीं है, यह उनका भी है। हमने सालों पहले एक सौदा किया था और अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। बेटा, तुम किससे बात कर रही हो? अरुण ने घबराकर पूछा। सफेद कुर्ते वाले अंकल से, निशा ने मासूमियत से जवाब दिया। वो कहते हैं कि वो यहीं रहते थे। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां कोई नहीं था। उस रात अरुण और प्रिया ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन आधी रात को अचानक ऊपर की मंजिल से जोरदार धड़ाम की आवाज आई। आवाज तीसरी मंजिल से आ रही थी, जहां जाने से उसकी दादी ने मना किया था। अरुण ने एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवेली की हवा और ठंडी होती गई। जब वह तीसरी मंजिल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसके अंदर घुसते ही एक सड़ीगली बदबू उसके नथुनों में भर गई। कमरे के अंदर एक बड़ा, धूल से भरा आईना था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली, वह सन्न रह गया। आईने में जो दिख रहा था वह उसकी परछाई नहीं थी, कोई और था। एक काली आकृति जिसकी आंखें गहरी और खाली थीं और जिसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, वह परछाई फुसफुसाई। अरुण ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। प्रिया अरुण की चीखों से जाग गई। वह भागकर ऊपर गई और उसे दरवाजा पीटते हुए पाया। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा अचानक खुल गया और अरुण लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर पड़ा। हमें यहां से जाना होगा, उसने कांपते हुए कहा। यह घर श्रापित है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। निशा अपने बिस्तर में नहीं थी। उन्हें वह नीचे के हॉल में खड़ी मिली। उसके छोटे हाथों में एक जंग लगा हुआ चाकू था। वह धीमे स्वर में बोली, उन्होंने कहा कि हमने उनका धन चुरा लिया, अब हमें कुछ लौटाना होगा। पीछे की दीवार पर परछाइयां मुड़ने लगीं, फैलने लगीं और उनके आकार इंसानों जैसे बनते गए। वे लोग थे, वे लोग जो इस हवेली में पहले रहते थे। नौकर, कर्जदार, उन लोगों की आत्माएं जिन्हें कभी इस हवेली में मारा गया था। उनकी फुसफुसाहट जोरदार होती गई। खून के बदले खून। अरुण और प्रिया ने डर से चीखने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने उन्हें निगल लिया। 1 महीने बाद
हवेली फिर से शांत थी। गांव के लोग शर्मा परिवार के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियां सुनाने लगे, लेकिन किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन शर्मा परिवार के दूर के रिश्तेदार हवेली का हक जताने आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। कहीं दूर किसी बच्चे की हंसी गूंजी।